हे गाइस, तो जैसा कि आप लोगों को ये स्टोरी काफी ज्यादा एंजॉयबल लग रही है और आप लोग इसे काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने इसके दोनों पार्ट्स को काफी ज्यादा प्यार दिया है, मैं आशा करता हूँ कि इसकी जो बाकी पार्ट्स है और मेरी बाकी स्टोरीज है उनको भी आप इसी तरीके से प्यार देंगे। तो चलिए, इसका जो थर्ड पार्ट है मैं उसे यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ, पर ये उनसे थोड़ा सा छोटा हो सकता है, पर फिर भी इसको उतना ही ज्यादा प्यार देने की कोशिश कीजिएगा जितना कि उन दोनों चैप्टर्स को प्यार दिया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमें चोयियांग और चुनहो को दिखाते हैं, जो कि चुनहो की काफी ज्यादा हालत खराब थी क्योंकि उसके अंडे यहाँ पर फूट चुके थे, इसलिए वो उसे गाली देता है। ये देखकर वो कहता है, लगता है कि तुम अभी भी बात कर पा रहे हो, लगता है कि वो अभी टूटे नहीं है। चुनहो ये देखकर अपने आप को कंट्रोल करते हुए उससे कहता है कि तुम एक काफी ज्यादा डरपोक हो, तुम अपने आप को एक मार्शल आर्ट खिलाना भी डिजर्व नहीं करते। जैसा ही क्लैन के सभी लोगों को इसके बारे में पता चलेगा, जहाँ पर भी तुम जाओगे तुम्हें अपने सिर को झुकाकर ही जाना पड़ेगा। और ये कहकर वो चोयियांग को यहाँ पर दबाने की कोशिश कर रहा था, पर तभी चोयियांग उससे कहता है कि तुमने कभी किसी को मारा है। ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो आगे कहता है कि लगभग तुमने 10 लोगों को तो मारा ही होगा। चुनहो काफी घबराया हुआ कहता है कि आखिर आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो, पर तभी वो उसकी कॉलर पकड़ता है और फिर उसके हाथ को पकड़कर वहाँ पर मोड़ना चालू कर देता है। इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर गया था और उसे ऐसा लगा था कि वो यहाँ पर उसके हाथ को तोड़ ही देगा, पर तभी जोयोक वहाँ पर आ जाता है, जो कि चोयियान को रोकते हुए कहता है कि अब ये बहुत हुआ, तुम लोगों को यहाँ पर लड़ाई करना बंद कर देना चाहिए। पर वो कहता है कि इसने यहाँ पर अपनी तलवार के अंदर अपनी एनर्जी को इन्फ्यूज नहीं किया था। पर क्या तुमने ये महसूस नहीं किया था कि इसके सिर पर किस तरीके से ब्लड लस्ट सवार थी? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इसने ये गलती इसलिए करी क्योंकि ये अभी तक एक बच्चा है? ये कमीना मुझसे काफी ज्यादा बड़ा है। ये सुनकर वो चोयियान से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि जो चुनहो है वो नोंगोन क्लैन से बिलोंग करता है। आखिर तब क्या होगा अगर तुम इसी तरीके से लगातार करते रहे कि जो तुम यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हो? चोयियान कहता है कि मैं पहले से ही अपने आप को काफी ज्यादा होल्ड बैक कर रहा हूँ क्योंकि ये नामगोन क्लैन से है, इसलिए अगर हमारी पोजीशन यहाँ पर रिवर्स होती तो आखिर तुम यहाँ पर क्या सोचते हो कि आखिर क्या करना चाहिए था? ये सुनने के बाद वो उससे कहता है, इसका मतलब आखिर तुम्हारे इंटेंशंस क्या है? और तभी क्रैक की आवाज आती है और ये देखकर वो थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि चोयियान ने चुनहो के कंधे को तोड़ दिया था। जिसके बाद वो उसे वहीं पर तड़पता हुआ वहाँ से आगे बढ़ जाता है। शुरुआत में वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता, पर तभी उसके दिमाग में काफी ज्यादा बुरे बुरे से ख्याल आना चालू हो जाते हैं और वो कहता है, लगता है कि मैं किसी मुसीबत में तो नहीं आने वाला। मैं तो ये सोचता हूँ कि आखिर सेकंड एल्डर क्या बोलेंगे जब मैं उन्हें ये बताऊंगा कि मैं नामगोन क्लैन के एक लड़की का हाथ तोड़ दिया है। मुझे लगता है कि वो मुझे जाने देंगे अगर मैं उन्हें केवल ऊपर ऊपर के बताऊंगा तो। और ऐसा हो सकता है कि वो मुझे काफी ज्यादा प्रेज करे और मुझसे कहे कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, पर वैसे भी मेरे पास कई सारे विटनेसेस हैं और शुरुआत से ये यहाँ पर गलत था। और ये सोचते हुए चोयियान बस वहाँ से जा ही रहा होता है, पर तभी बीए उसका हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था और जैसे वो घूमते हुए कहता है कि कौन है, तो वो बीए को देखती है और बीए काफी ज्यादा क्यूट सी शक्ल बनाए हुए उससे कहती है, मुझे तुम्हारा नाम बताओ। चोयियान कहता है कि मैंने पहले तुम्हें ये नहीं बताया था, पर ये नाम सुनने के बाद बीए कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था। ये सुनकर चोयियान काफी हैरान था और वो कहता है, क्या इसे कैसे पता? इसलिए वो उससे कहता है कि आखिर तुम मेरा नाम क्यों जानना चाहती हो? क्या तुम मुझसे कोई बदला लेना चाहती हो अपने भाई का? पर वो कुछ आगे बोलता, पर वो बीए की जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको देखकर कहता है, इसके एक्सप्रेशंस मेरे इसके भाई को बहुत बुरी तरीके से पीटने के बाद बिल्कुल भी नहीं बदले जैसे कि पहले थे। पर तभी बीए फिर से आगे बोलती है कि मुझे तुम्हारा नाम जानना है, और वो चोयियान के काफी ज्यादा करीब आ जाती है और बड़ी प्यारी आवाज में कहती है कि मैं तुम्हारा रियल नेम जानना चाहती हूँ। जिसकी वजह से जो हमारा चोयियान था वो भी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे पिघल जाता है, पर फिर वो उससे आगे कहता है, आखिर अचानक से तुम मुझसे इस तरीके से क्यों बात करने लगी हो जैसे कि हम दोनों दोस्त थे? ये सुनने के बाद वो काफी हैरान हो गई थी। जिसके बाद वो इधर उधर सर करते हुए उससे माफी मांगने चालू कर देती है और चोयियान उससे आगे कहता है कि अगर मैं तुम्हें मेरा रियल नेम बता दूंगा तो क्या तुम मेरा पीछा करना बंद कर दोगी? ये सुनकर वो सिर हिलाते हुए कहती है कि हाँ। इसलिए चोयियान थोड़ी देर सोचने के बाद उससे कहता है कि ठीक है। ये सुनने के बाद कि जिसने उसके भाई को बहुत बुरी तरीके से पीटा है उसका नाम चोयियान है, अचानक इसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो बदल जाते हैं और उसका नाम लेते हुए शर्माना चालू कर देती है। सच बोल रहा हूँ, इसके जो पूरे पूरे ढंग है वो बिल्कुल बाइफू वाले हैं। अब चोयियान वहाँ से आ चुका था और वो बस यही सोच रहा था कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं टैंग वेपन एग्जीबिशन को यहाँ पर अटेंड कर पाऊंगा क्योंकि मैंने नामगोन क्लैन के बच्चे को बहुत बुरी तरीके से पीटा है। पर मेरे लिए यही अच्छा है कि मुझे एक एक्स्ट्रा दिन मिल चुका है जिससे मैं उस सीक्रेट चेम्बर के बारे में ढूंढ सकता हूँ। पर मैं उस लड़ाई की वजह से थोड़ा सा थक गया हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले जाकर मुझे आराम करना चाहिए। पर तभी उसके ख्यालों में मोयोन आ जाता है, जो कि उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है और कहता है कि आपने नामगोन क्लैन के यंग मास्टर को बहुत बुरी तरीके से आसमान में उड़ा दिया था, इसलिए अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। आज और अभी से मैं आपको हर जगह जहाँ पर भी आप जाओगे मैं आपका पीछा करूंगा और आपको किसी भी तरीके की मुसीबत में डलने से रोकूंगा। और वो सब के बारे में सोचने के बाद वो कहता है कि नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि मुझे रूम के अंदर वापस जाना चाहिए। और हमें उसके रूम में सियोल को दिखाते हैं, जो कि गैलरी पे खड़ी हुई थी, और तभी वहाँ पर नामगोन आ जाता है, जो कि यंग मास्टर यानी चोयियान को ही ढूंढ रहा था। मोयोन सियोल से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? रुको, अब मेरा मतलब ये था कि यंग मास्टर चोयियान कहाँ पर है? ये सुनकर वो कहते हैं कि चोयियान, मैंने भी उसको काफी लंबे समय से नहीं देखा। इसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान था और वो सोचता है कि आखिर वो कहाँ चले गए। सियोल उससे कहती है कि क्या हुआ? वो बताता है कि सुबह जब वो मील अपॉइंटमेंट के लिए गए थे, जहाँ पर सभी क्लाइंट्स आए हुए थे, उसके बाद
से वो अभी तक यहाँ पर नहीं लौटे हैं। सियोल ये सुनकर कहती क्या खाना, पर मोयोन वहाँ से जाते हुए बड़बड़ाते हुए कहता है कि इसके अलावा उन्हें नामगोन क्लैन के उस मेंबर को भी बहुत बुरी तरीके से पीट दिया है। आखिर मैं इस सब के बारे में रिपोर्ट कैसे करूंगा। इस सब की वजह से वो काफी परेशान था। पर हम सियोल को दिखाते हैं जहाँ पर जो उसके एक्सप्रेशन होते हैं वो अचानक थोड़े से कंफ्यूजिंग टाइप के हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि उसके अंदर कुछ और भी है जो कि अभी हम इसके बारे में नहीं पता है। पर फिर वो नीचे की तरफ देख रही होती है, जिसके बाद हमें पहाड़ों का सीन दिखाया जाता है और अब रात हो चुकी थी। जिसके बाद हमें जिंग चुएन की योन क्लैन के बारे में बताया जाता है, एक ऐसा मार्शल आर्ट क्लैन जो कि काफी सालों पहले एक बेस्ट मर्चेंट क्लैन के नाम से जाना जाता था। उस क्लैन के पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट हुआ करते थे और इसके अलावा ऐसा था कि उसके पास पैसे का काफी ज्यादा लेन देन हुआ करता था। पर फिर भी जो योर क्लैन था उसके अंदर ब्लड शेड हुआ, उसके बाद से अचानक सब कुछ पूरी तरह से गायब हो गया। पर इसके पीछे का जो रीजन था उसके बारे में किसी को भी नहीं पता था कि अचानक जो योर क्लैन है वो अचानक ही कहाँ पर गायब हो गई। पर जो पीछे छोड़े गए रिकॉर्ड थे उनके अंदर ये बताया गया था कि जो योन क्लैन है एक सीक्रेट चेंबर उन्होंने बनाया है जो कि व्हाइट मेपल ट्री के नीचे है। और हमें चुयंग को दिखाते हैं जो कि जंगल में घूमते हुए व्हाइट मेपल ट्री को ही ढूंढ रहा था और वो काफी ज्यादा गहराई में आ चुका था। और वो परेशान होते हुए कहता है कि मुझे तो यहाँ पर एक नॉर्मल सा भी मेपल ट्री नहीं दिखा है और यहाँ तक तो अभी बसंत का मौसम भी नहीं लगा है, तो आखिर मैं यहाँ पर किसी मेपल ट्री को कैसे ढूंढ सकता हूँ। अभी तो वो एक जरूर डेड ट्री बन चुका होगा और इसके अलावा वो सब एक व्हाइट मेपल ट्री के नीचे होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की जो रूमर्स है वो किसी ने प्रैंक की तरह यहाँ पर आसपास फैला दिए होंगे। ये सब सोचते हुए चुयन एक जगह पर बैठा हुआ था, पर उसे वहाँ पर किसी के आने की आवाज आती है और वो बस अपने आप में ही बड़बड़ाया जा रहा था कि मैंने काफी लंबे समय से कुछ भी नहीं खाया और पूरा दिन हो चुका है और मैं आधी रात में पहाड़ के ऊपर भी चढ़ चुका हूँ। मैंने तो सुबह नाश्ता करने के अलावा कुछ भी नहीं खाया, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। पर हम उसके पीछे सियोल को दिखाते हैं जो कि वहाँ पर बहुत सारा खाना लेकर आ गई थी और वो उससे कहती है कि तुम ये खाना चाहते हो और चुयन उससे कहता है कि तुम एक ग्रीडी पिग कहीं की, ऐसे समय पर तुम मेरी मदद करोगी ही। ये सुनकर सियोल उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि मैं कोई ग्रीडी पिग नहीं हूँ और ये कहकर वो उस कुकी को खा लेता है। जिसके बाद वो सियोल से कहता है कि ये पूरा पूरा बैग क्या खानों से भरा हुआ है, तो वो खुश होते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल। चुयन कहता है कि ये तो काफी ज्यादा रिलीफ है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे फिर से वापस जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही थी। सियोल ये सुनकर शर्माते हुए कहती है इसका मतलब तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी। पर फिर वो अचानक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वह हैरानी के साथ चिल्लाते हुए कहता है पर आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। ये सुनकर सियोल बस बच्चों की तरह खिलखिलाना चालू कर देती है और जो उसके रियल मोटिव्स है वो यहाँ पर बिल्कुल भी क्लियर नहीं होते। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से खाना यानी कि दावत लगा लेते हैं और सियोल उसे सारी बातें बताती है। तो चुयन उससे कहता है यानी तुम ये कहना चाहती हो कि तुम मुझे तब से ढूंढ रही थी जब से मैं वहाँ पर मिसिंग हो गया था और तुम मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गई। ये सुनकर सियोल कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। वो कहता है पर आखिर तुम्हें कैसे पता था कि मैं माउंटेन पर हूँ। वो कहती है कि बस ये मेरी गट फीलिंग थी और वो बड़े अच्छे से अपनी छाती के ऊपर हाथ रखते हुए कहती है कि अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो तुम आराम कर सकते हो। पर वो उससे कहता है कि बैठ जाओ, तुम्हारी वजह से खाने में रेत गिर जाएगी। जिसके बाद चुयन कहता है कि अब मेरे यहाँ पर खाने की प्रॉब्लम तो खत्म हो गई है, पर देख कर ऐसा नहीं लगता कि मुझे वो व्हाइट मेपल ट्री मिलने वाला है। अगर मैं यहाँ पर 3 दिन तक भी लगातार ढूंढूं तब भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर किसी तरीके का रेशो है जहाँ पर मुझे वो मिल सकता है और इस चीज की बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि मैं सच में उसे ढूंढ सकता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर गिव अप कर देना चाहिए। और ये सोचते सोचते वो बड़बड़ाना चालू कर देता है कि आखिर गर्मियों में यहाँ पर व्हाइट मेपल ट्री कहाँ पर हो सकता है, जरूर ये काफी ज्यादा बड़ा झूठ है। पर तब सियोल उससे कहती है कि ये कोई झूठ नहीं है, मैंने यहाँ पर रास्ते में आते समय उसे देखा था, वो सच में रियल है। ये सुनने के बाद चुयंग शुरुआत में उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो कहता है कि जरूर वो सच में काफी ज्यादा सुंदर होगा। पर अचानक उसके ऊपर काफी ज्यादा बड़ी बिजली गिरती है क्योंकि उसने जो सुना था उसके ऊपर उसके कानों को तब भरोसा नहीं हुआ था। इसलिए वो जोर से चिल्लाते हुए उससे कहता है कि आखिर तुमने कहाँ देखा था, आखिर वो कहाँ पर है, आखिर वो कहाँ देखा था। वो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ उसको देखने के लिए जाना चाहती हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि मैं क्या मेरे साथ। तो ये सुनकर सियोल खुश हो जाती है और खुश होते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद वो चुयन को एक पेड़ के पास लेकर आ जाते हैं जो कि पूरी तरह से डेड था। ये देख कर चुयन उससे कहता है कि तुम्हारा मतलब ये है कि ये वही व्हाइट मेपल ट्री है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ बिल्कुल। पर वो कहता है लगता है कि हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए। सियोल कहती है कि क्यों। तो वो कहता है कि सबसे पहले हमें जाकर तुम्हारी आंखें ठीक करानी होंगी, आखिर ये व्हाइट मेपल ट्री कैसे हो सकता है। सियोल कहती है कि मास्टर आखिर आपकी आंखों को क्या हो चुका है, ये व्हाइट मेपल ट्री ही तो है। पर सियोल उससे चिढ़ते हुए कहता है कि हाँ ये सारी गलती मेरी ही तो है कि मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा कर लिया। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर सियोल उससे कहती है कि सियोल कभी भी झूठ नहीं बोलती और वहाँ पर उसे एक अजीब तरीके की आवाज सुनाई देती है कि हाँ बिल्कुल तुम कभी भी गलत नहीं थी। सियोल उससे कहती है कि बिल्कुल और वो यहाँ पर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करती है। चुयन काफी ज्यादा परेशान था और वो सोचता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ और ही देखना होगा क्योंकि अब मेरे पास काफी लंबा समय नहीं बचा है। क्योंकि इस तरीके से समय बर्बाद करने के बजाय मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मुझे वापस घर जाना चाहिए और जाकर सेकंड एल्डर से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। पर मुझे इसके बारे में नहीं पता कि वो सच में मुझे सही तरीके सिखाएंगे भी या फिर नहीं। पर वहीं चुयन को अजीब तरीके की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो घूमते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरीके की आवाज है और उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि चुयन और
चुयन दूर से ये सब देखता है कि सियोल वहाँ पर किसी तरीके की कोई हरकत करती है। ये देखकर वो कहता है कि आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रही हो, और वो सोचता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर वो क्या है, पर ऐसा लगता है कि देखने वो काफी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए वो सियोल से कहता है कि जल्दी पीछे हटो, क्योंकि वहाँ पर किसी तरीके की एनर्जी थी जिसको सियोल टच करने वाली थी। ये देखकर चुयन काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि तुम पूरी तरह पागल हो चुकी हो। पर जैसे ही वो उस एनर्जी को टच करती है, वहाँ पे एक काफी ज्यादा तेज लाइटनिंग बर्स्ट होता है और पूरे में एक काफी ज्यादा बड़ा जैसा पोर्टल ओपन हो गया था, जिसकी वजह से चुयन की आंखें भी चकचौंध हो जाती है और वो कुछ समय के लिए अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख लेता है। पर जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था जो कि वो देख रहा था। उसके सामने रियल में एक व्हाइट मेपल ट्री था जो कि पूरी तरह से खिला हुआ था और उसकी पंखुड़ियां पूरे में फैल रही थीं, और ये देखने में सच में काफी ज्यादा खूबसूरत सा था। सियोल घूमते हुए उसे कहती है कि मैंने कहा था ना, यहाँ पर सच में एक व्हाइट मेपल ट्री है। और ये कहते हुए सच में वो काफी ज्यादा क्यूट और बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है, पर असल में जो उसके रियल इंटेंशन है वो सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग हो सकते हैं, जो कि तुम्हें स्टोरी में कुछ समय के बाद दिखने ही वाले हैं कि आखिर वो असल में क्या क्या कर सकती है। उसका एक छोटा हिंट तुम्हें अभी दिख जाएगा। चुयन काफी कंफ्यूज था और वो कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। कुछ देर पहले तो ये मरा हुआ पेड़ था, पर इसने यहाँ पर कुछ किया जिसकी वजह से पूरी तरह से बदल गया, और अचानक ये यहाँ पर अपीयर हो गया कि यहाँ पर किसी तरीके का मैकेनिज्म था जिससे यहाँ पर किसी भी तरीके के ट्रेजर को छुपाया जा सके। पर आखिर इसको इसके बारे में कैसे पता था, इसलिए वो सियोल से थोड़ा सा घबराया हुआ सा पूछता है कि आखिर अभी अभी तुमने यहाँ पर क्या किया। ये सुनकर वो उसे डम की एक्टिंग करते हुए कहती है कि क्या किया। वो कहता है कि तुमने जरूर यहाँ पर कुछ किया था जिसके बाद ये पेड़ यहाँ पर अपीयर हो गया। वो कहती है कि तुमने देखा था कि सियोल को ऐसा कुछ करते हुए। वो कहता है कि हाँ, बताओ तुमने क्या किया था। तो वो कहती है कि मैंने। वो कहता है कि हाँ, तुम आगे बढ़ी थी और तुमने किसी चीज को टच किया था। तो सियोल वहाँ पर डम की एक्टिंग करते हुए कहती है कि क्या मैं सच में कुछ किया था, और वह ऐसे करती जैसे कि मैं काफी ज्यादा बड़ी बेवकूफ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। और उसको इस तरीके से करता हुआ देखकर चुयन को सच में काफी ज्यादा इरिटेशन हो रही थी, इसलिए वो उससे कहता है कि रहने दो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुमने यहाँ पर कुछ किया होगा। ये सुनकर वो कहती है क्या होगा, पर क्यों। पर चुयन सोचता है कि मैं बाद में सबके क्वेश्चन करूंगा, पर अभी मैंने व्हाइट मेपल ट्री को ढूंढ लिया है, तो आखिर वो ट्रेजर कहाँ पर छुपा हुआ है। देखकर नहीं लगता कि वो उसके आसपास ऊपर की तरफ कहीं होगा, इसलिए वो उस पेड़ के पीछे की तरफ देखता है कि नीचे से अजीब तरीके की एनर्जी निकल रही थी। ये देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो आगे की तरफ बढ़ता है तो उसे वहाँ पर नीचे की तरफ एक काफी ज्यादा बड़ा पोर्टल सा दिख रहा था। ये देखकर चुयन काफी हैरान था और वो कहता है क्या ये इस व्हाइट मेपल ट्री के नीचे है। शिट। पर सियोल उससे कहती है कि ये इस चीज की एंट्रेंस है, और ये कहकर वो सीधे ही वहाँ से नीचे कूद जाती है। चुयन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान और घबरा गया था और वो सियोल को आवाज देता है, पर वो तो इस चीज को एंजॉय करते हुए कहती है कि सबसे पहले मैं जाऊंगी, और साथ ही वो चुयन से भी कहती है कि यंग मास्टर आ जाइए। चुयन सच में इस चीज से काफी ज्यादा इरिटेट हो गया था, पर फिर भी वो नीचे कूद जाता है और कहता है लगता है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, और वो काफी ज्यादा गुस्से के साथ उस पोर्टल से आर पार आ गया था। जिसके बाद सीन पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है और हमें उन लोगों के पीछे का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक ऐसा इंसान था जो कि उन लोगों को छुप कर देख रहा था, और वो ये देखकर हंसते हुए कहता है कि वो कमीने कहीं के। और हमें वहाँ पर नामकोन क्लैन का एक स्पाई दिखाया जाता है जो कि चुयन का पीछा कर रहा था। जिसके बाद सीन चुयन के ऊपर आ जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है तो वो कहता है कि ये काफी अच्छा है कि जो इम्पैक्ट है वो केवल लो हाइट का लगा है। पर वो सामने की तरफ सियोल को देखता है जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, पर वो उसके पास जाता है और उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि काफी ज्यादा खतरनाक है। पर उसे पता चलता है कि असल में सियोल इसी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि यहाँ पर दो रास्ते हैं और समझ में नहीं आ रहा कि उसे यहाँ से कहाँ जाना चाहिए। चुयंग भी देखकर कहता है कि यहाँ पर दो रास्ते हैं तो जरूर एक ट्रेजर की तरफ जाता होगा, तो पर आखिर हमें कौन सी तरफ जाना चाहिए। सियोल वहाँ पर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करती है और दूसरी तरफ पॉइंट करते हुए कहती है कि हमें उस तरफ जाना चाहिए। चुयन ये सुनकर कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, पर वो कहती है कि मैं इस चीज के लिए पूरी तरह से श्योर हूँ। तो चुयन ये सोचता है कि उसने व्हाइट मेपल ट्री को भी ढूंढ लिया था, इसलिए उसे थोड़ा बहुत भरोसा करना चाहिए, और वो उसी तरफ जाना चालू कर देते हैं जहाँ पर सियोल ने कहा था। सियोल भी ये देखकर कहती है कि यंग मास्टर आप सियोल की बात आज मान रहे हैं, पर वो अपने मन में कहता है कि यार प्लीज तुम चुप हो जाओ। और अब जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे, हमें उनके पीछे उसी स्पाई को दिखाते हैं जो कि उनका पीछा करते करते यहाँ पे सीक्रेट चेंबर के अंदर आ गया था। जिसके बाद हमें सियोल को दिखाते हैं जो कि अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए कुछ ढूंढ रही थी, पर चुयन काफी परेशान था और वो कहता है कि आखिर यही रास्ता, हम लोग काफी लंबे समय से चल रहे हैं पर मुझे यहाँ पर किसी भी तरीके का अंत नहीं दिख रहा, और जो ग्लोइंग स्टोन्स थे वो भी काफी ज्यादा सेपरेट होते जा रहे हैं और धीरे धीरे करके यहाँ पर अंधेरा छाता जा रहा है। आखिर हमें और कितने लंबा जाना होगा। तो सियोल उससे कहते हैं कि यंग मास्टर बस मेरे ऊपर थोड़ा सा भरोसा करिए। जिसके बाद जैसे वो थोड़े से आगे जाती है तो वहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा दिख रहा था। सियोल उससे कहती है कि हम लोग पहुंच चुके हैं। ये सुनने के बाद चियोन उसके सर पे मारते हुए उससे कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा अनोइंग हो, और उसके सिर पर टपली बजा देता है। जिसके बाद वो उसके पास जाकर खड़ा हो गया था और वो आसपास देख रहा था कि वहाँ पर सच में काफी ज्यादा अंधेरा है, पर उसे वहाँ पे एक ग्लोइंग स्टोन दिखता है जो कि अपनी लाइट को खो चुका था, और वो समझ जाता है कि जरूर यहाँ पे कुछ छुपा हुआ है, और उसके दिमाग में आता है कि सच में यहाँ पे कोई ट्रेजर छुपा हो सकता है। तभी सियोल यंग मास्टर यानी चुयन के कंधे पर हाथ रखती है और वो उससे कहती है कि वहाँ पर कुछ है, और वो काफी ज्यादा घबरा रही थी, और अचानक ही वो उसके साइड में से निकलता है, जिसकी वजह से सियोल काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसकी शक्ल काफी ज्यादा डरावनी सी लग रही थी, और उसकी जो शक्ल होती है वो सच में काफी ज्यादा डरी हुई थी लग रही थी। जिसके बाद हमें उन दोनों को दिखाते हैं जिनके आसपास एक काफी ज्यादा बड़ा सा सांप
घूम रहा था और जैसे ही वो उन लोगों के सामने आता है तो ये देखने के बाद चुयन काफी ज्यादा घबरा जाता है और साथ ही सियोल भी, क्योंकि वो एक काफी ज्यादा बड़ा सा जाइंट व्हाइट सरपेंट था जो कि उन लोगों के सामने आ गया था। और ये देखकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, जैसे कि उनकी आत्मा अब उनके मुंह से बाहर निकलने ही वाली हो। चुयन काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि ये तो एक डिमोनिक बीस्ट है। सियोल बार बार चुयन को आवाज दे रही थी तो वो उससे कहता है कि चुप हो जाओ। साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि आखिर एक डिमोनिक बीस्ट, वो भी ऐसी जगह पर ये जगह तो कुछ समय पहले पूरी तरह से खाली थी, तो अचानक से ये यहाँ पर अपीयर कैसे हो गया। और उसके अलावा इसका साइज देखकर ऐसा लगता है कि जरूर ये एक ब्लू रैंक का डीमन होगा। और इस सब के बारे में सोचते हुए चुयन की सच में काफी ज्यादा बुरी तरीके से फटी पड़ी हुई होती है, पर वो थोड़ा शुक्रगुजार होता है क्योंकि उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जो सरपेंट है वो भी उसको देख नहीं पा रही है। इसलिए वो धीरे धीरे करके बस पीछे की तरफ जाते हुए एग्जिट से बाहर निकलने के बारे में सोच रहा था, पर अचानक जो सरपेंट होती है उसकी आंखों की पुतली वहाँ से हट चुकी थी और उसकी आंखें खुल गई थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है कि शिट, अब ये यहाँ पर अचानक ही जाग क्यों गई, क्या मुझे इसे यहाँ पर फाइट करनी होगी। और हमें पीछे सियोल को दिखाते हैं जिसकी आंखें पूरी तरह से बदल चुकी थी, जो कि ऐसा लग रहा था कि उस सरपेंट को यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। पर चुयन को अभी भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो बस सियोल की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर जो सियोल होती है वो चीज को महसूस करती है कि चुयन बहुत बुरी तरीके से घबरा रहा है, इसी वजह से जो उसके हाथ पैर थे वो कपकपाने चालू कर देते हैं। और चुयन सोचता है कि मैं इस तरीके से अपनी जो जिंदगी है उसको हेल्पलेसनेस के साथ यहाँ पर जीने नहीं वाला, इसलिए भले ही मैं यहाँ पर मर ही क्यों न जाऊँ, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। और ये कहकर वो जैसे ही अपनी एनर्जी को रिलीज करने वाला होता है, पर तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है कि बच्चे अपने आप को रिलैक्स करो। चुयन ये सुनकर काफी हैरान था और वो कहता है कि ये डिमोनिक बीस्ट यहाँ पर बात कर सकता है। वो व्हाइट सरपेंट उससे कहती है कि मेरे यहाँ पर जरा सी भी इंटेंशन नहीं है कि मैं तुम्हें किसी तरीके के नुकसान पहुंचाऊं। पर चुयन काफी हैरान था और वो कहता है कि आखिर एक डिमोनिक बीस्ट किसी भी इंसान की तरह भाषा में बात कैसे कर सकता है। व्हाइट सरपेंट उससे कहती है कि एक डिमोनिक बीस्ट, और ये सुनकर वो हंसना चालू कर देती है और कहती है मैं इसकी वजह से काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, एक लड़का जो कि यौन ब्लड लाइन का नहीं है आखिर वो इस जगह पर कैसे आ सकता है। चुयन उससे कहता है कि मैं बस आसपास घूम रहा था और मैं यहाँ पर आ गया। ये सुनकर व्हाइट सरपेंट कहती है कि अच्छा, और वो अब आगे की तरफ बढ़ते हुए उससे कहती तो अच्छा ऐसा हुआ था, तो बच्चे मुझे बताओ आखिर तुम यहाँ पर किस वजह से आए हो। तो चुयन उससे कहता है कि मैं बस यहाँ पर गलती से आ गया था। और साथ ही वो सोचता है कि अगर ये स्नेक जिन चुयन को रिलेट करता है तो मैं यहाँ पर ये रिवील नहीं कर सकता कि आखिर मैं यहाँ पर क्यों आया था। पर वो थोड़ा सा कंफ्यूज इसी वजह से था क्योंकि वो यहाँ पर उस स्नेक को मिस्टर कहना चालू कर देता है, पर व्हाइट स्नेक उसकी इंटेंशन को समझते हुए उससे कहता है कि मुझे माफ करना, पर यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं बची है जो कि मैं तुम्हें यहाँ पर दे सकूं जिसको तुम यहाँ से ले जा सको। जिसके बाद वो व्हाइट स्नेक उसके काफी ज्यादा करीब आ जाती है और चुयन से कहती है कि बच्चे मैं बस तुमसे यहाँ पे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारे लिए किस्मत क्या होती है। और ये कहकर वो चुयन के काफी ज्यादा करीब आ गई थी। ये सुनकर वो काफी ज्यादा चिल्ड मूड में उससे कहता है कि आखिर ये किस तरीके का बेवकूफ सा क्वेश्चन है। ये सुनने के बाद जो व्हाइट स्नेक होती है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि क्या किस तरीके का बेकार था क्वेश्चन, पर इसकी वजह से वो अचानक ही काफी ज्यादा खिलखिलाकर हंसना चालू कर देती है। और उसकी इस तरीके से हंसने की वजह से चुयन काफी घबरा रहा था और वो सोचता है आखिर अचानक इसको क्या हो गया, इसकी वजह से ये इतनी ज्यादा इंसेन हो गई है। वो स्नेक हंसते हुए उससे कहती है कि मुझे माफ करना कि मैं तुमसे इस तरीके की बेकार से क्वेश्चन कर रही थी। मुझे लगता है कि मुझे ये चीज पहले ही समझ जानी चाहिए थी कि एक लड़का जो कि यौन से बिलोंग नहीं करता है अगर वो यहाँ पर आ रहा है, इसका तो यही मतलब है कि जो यौन क्लैन है वो पहले ही खत्म हो चुकी है। पर आखिर किस तरीके का पछतावा जो कि मेरे अंदर है, अगर वो वहाँ पर गायब हो गई है तो, और अगर फिर किसके लिए मैं यहाँ पर तड़प रही हूँ। पर तभी चुयन हंसते हुए उसी बीच में टोकता है और कहता है मुझे लगता है कि हम लोग अब यहाँ से वापस जाना चाहिए। पर अचानक ही वो जमीन पर पड़े हुए एक पल को देखता है और ये देखकर वो उससे कहता है कि आखिर ये क्या है। तो व्हाइट सरपेंट उससे कहती है कि ये पेमेंट है, इस बूढ़े आदमी के साथ खेलने के लिए तुम्हारी पेमेंट। ये किसी और के हाथ में लगती इससे तो अच्छा यही है कि ये तुम्हारे हाथ में लगे जिससे मैं अभी अभी यहाँ पर मिली हूँ। चुयन ये सुनकर थोड़ा सा हैरान था और वो सोचता है कि इसका मतलब ये तो नहीं कि एक डिमोनिक स्टोन है। और वो व्हाइट स्नेक आगे कहते हैं कि तुम्हारे जैसे एक ऐसा लड़का जो कि ऐसी चीजों को रख सकता है, मुझे लगता है कि किसी और से अच्छा तुम इसका ख्याल रखोगे। और ये सुनते हुए चुयन जैसे उस स्टोन को उठाता है अचानक वो ये देखता है कि जो डिमोनिक स्टोन है वो पर चमकने चालू कर देता है। ये देखकर वो कहता है कि रुको रुको आखिर ये क्या हो रहा है। अचानक इसका जो शरीर होता है उसे काफी ज्यादा भारीपन महसूस होना चालू हो जाता है और वो कहता है कि नहीं, मैं इस चीज को बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पाया कि ये एक डिमोनिक स्टोन है। और यहाँ पर जो डिमोनिक एनर्जी होती है वो उसके शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होना चालू हो गई थी, इसी वजह से वो जो डिमोनिक वेल एब्जॉर्प्शन आर्ट होता है उसको काफी ज्यादा गालियां देता है। पर साथ ही वो कहता है कि काफी ज्यादा अलग सा महसूस हो रहा है जब मैंने पहली बार डिमोनिक स्टोन को एब्जॉर्ब किया था। और अचानक ही वो यहाँ पर जो पावर होती है वो वहाँ पर एक्सप्लोड होती है, जिसकी वजह से अचानक ही जो सियोल का हाथ होता है वो उसके पीठ पर आ जाता है और सियोल जितनी भी एनर्जी होती है उसे पूरी तरह कंट्रोल करने में उसकी मदद करती है। पर चुयन को इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए वो उससे कहता है कि कौन है। और अचानक ही हमें दिखता है कि जो चुयन है वो यहाँ पर बेहोश हो गया था, सियोल ने उसे यहाँ पर बेहोश कर दिया था। जिसके बाद जो व्हाइट स्नेक होती है वो सियोल से बात करना चालू करती है, जो कि उससे कहती है क्या तुम इसके लिए पूरी सेटिस्फाइड हो। वो कहती है कि ये बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन का समय नहीं है और अब मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा थ्रिल और काफी ज्यादा गूज़बम्प्स से महसूस हो रहे हैं, क्योंकि अब जो सियोल है उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी और अब यहाँ पर जो उसके बाल थे वो भी कन्वर्ट होना चालू हो जाते हैं
और हमें पता चलता है कि वो अब तक पहले से सब कुछ जानती थी और उसने इतने समय से अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखा हुआ था। इसलिए जो व्हाइट सरपेंट होती है वो उससे कहती है कि तुम्हें अपने इस ऑरा को इससे दूर रखना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा कुछ और भी कर सकता है केवल बेहोश करने के अलावा। ये सुनकर वो कहती है कि मैं पहले से इसके बारे में जानती हूँ। व्हाइट सरपेंट हंसते हुए कहता है कि एक ऐसा इंसान जिसको पहले से सब कुछ पता है कि तुमने चीजों को पहले से कितना ज्यादा ट्विस्टेड कर दिया है, कि सच में यही तुम्हारी चॉइस है। वो कहती है अगर तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि हर एक चीज को इस तरीके से नहीं किया जा सकता। वो व्हाइट सरपेंट कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए और भी ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि मैं ये चीज समझती हूँ। जिसके बाद सियोल उससे कहती है कि आखिर तुमने इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रिस्टल एक ऐसे इंसान को क्यों दे दिया जिससे तुम अभी अभी यहाँ पर मिली थी। तो वो कहती है कि ये बस मेरे मूड के ऊपर था, क्योंकि मैं इसका और भी ज्यादा लंबा समय वेट नहीं करना चाहती थी, जो कि इंसान भी यहाँ पर आने वाला ही नहीं है, क्योंकि मुझे भी लगता है कि अब चीजों को यहाँ पर हो जाना चाहिए। और ये कहकर जो व्हाइट सरपेंट होती है वो धीरे धीरे कर वहाँ पर वैनिश होना चालू हो जाती है। सियोल उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और उसकी प्रेजेंस को महसूस करते हुए कहती है कि यही तो हमारी किस्मत है। जिसके बाद वो चुयन को देखते हुए कहते हैं कि जरा तुम्हें देखो, एक ऐसा इंसान जिसने मुझे सारी चीजें भुला दी, तुम सच में कितने ज्यादा रिग्रेटफुल इंसान हो। इसे यहाँ पर अपनी जो दूसरी जिंदगी जीने का मौका मिला है उसे खोने का काफी ज्यादा डर लग रहा था, पर फिर भी तुम मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ से नहीं भागे। ये सुनने के बाद मैं भी काफी ज्यादा शॉक हो गया हूँ कि जो सियोल उसको पहले से ही पता है कि चुयन अपने पास्ट लाइफ में आया है, यानी वो अपने पास्ट लाइफ में फिर से रिजरेक्ट हुआ है। इसका तो केवल एक ही मतलब निकल कर आता है कि जो सियोल है वो भी अपने पास्ट लाइफ में रिजरेक्ट होकर आ चुकी है। और हम न जाने आगे और कौन कौन से राज है जो कि इस स्टोरी के अंदर खुलने वाले हैं, जो कि और भी काफी ज्यादा सरप्राइजिंग होंगे। इसलिए अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना, वरना ऐसा ना हो कि स्टोरी के आगे एक्साइटिंग जो पार्ट्स है वो आपसे रह जाएं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जिसके बाद सियोल उससे कहती है मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, पर फिर वो रोते हुए कहती कि रुको, बस थोड़ी देर और रुक जाओ, क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक है। और हमें उसके पीछे से वही आदमी को दिखाते हैं जो कि यहाँ पर उनके पीछा करते हुए आ गया था। और वो स्पाई कहता है लगता है कि तुमने मुझे नोटिस कर लिया था, पर कब। सियोल कहते हैं कि ये कोई काफी ज्यादा बड़ा काम नहीं था कि एक ऐसे इंसान की प्रेजेंस को सेंस करना जो कि नामगोन क्लैन के गंदे कामों को करता हो। जिसके बाद वो आदमी अपनी तलवार को बाहर निकालना चालू करता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे पहाड़ से नीचे आए और एक ऐसी अजीब सी जगह पर आकर खड़े हुए हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारे यंग मास्टर एक ऐसे कमीने से हार गए जो कि बस थोड़ा बहुत चलने की वजह से यहाँ पर थक कर बेहोश हो गया है। पर मैं सारी चीजों का काफी अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगा और तुम्हें भी यहाँ पर काफी ज्यादा शांति से जाने दूंगा अगर तुम उसे मुझे दे देती हो। और ये कहकर उसने अपनी तलवार सियोल के गर्दन पर रख दी थी। सियोल काफी गुस्से में उससे कहती है कि सच में नामगोन क्लैन ही ऐसा चाहता है या फिर वो कमीना ये चाहता है। ये सुनकर वो सियोल को गाली देते हुए कहता है कि इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता जब नाम गंदा होना ही है तो। पर वो उस तलवार के ऊपर हाथ रखते हुए उससे कहती है कि चुप हो जाओ। ये देखकर वो कहता है कि अगर सच में यही तुम्हारी इच्छा है तो चलो मैं इसको खत्म कर देता हूँ। और ये कहकर वो कुछ आगे बोल पाता उससे ही पहले उसी चीज का एहसास होता है कि एक एनर्जी उसके हाथ को क्रॉस करते हुए गई है और उसका हाथ उसके पास है ही नहीं, क्योंकि कंधे के साथ उसका जो हाथ है वो नीचे गिर चुका है। पर जैसे ही वो चीज को महसूस करता है उसके शरीर में एक काफी ज्यादा गहरा दर्द उठना चालू हो जाता है और उसे एहसास होता है कि उसका जो कंधा है वो पूरी तरह से कट चुका है। इसकी वजह से वो यहाँ पर चिल्लाता, पर तभी सियोल उससे कहती कि चुप हो जाओ। और अब यहाँ पर और भी ज्यादा इंटेंस और काफी ज्यादा गूज़बम्प्स देने वाला सीन आ चुका था, क्योंकि अब सियोल अपनी एनर्जी को रिलीज करना चालू करती है और अब वो यहाँ पर सोर्ड सुप्रीम की एनर्जी को इस्तेमाल कर रही थी, जिसकी वजह से कई सारी तलवारें आसमान में फ्लोट होती हैं। और सच में ये सीन देखने में काफी ज्यादा इंटेंस और काफी ज्यादा कमाल का है। अब यहाँ पर जो सियोल काफी ज्यादा क्यूट और काफी ज्यादा प्यारी सी लग रही थी, अब वो काफी ज्यादा कूल और काफी ज्यादा बिंदास सी लग रही है। और वो एक कमाल का डायलॉग बोलती है कि उसे अपनी नींद से उठाने की कोशिश भी मत करना। जिसके बाद चांदनी रात में हमें नामगोन क्लैन के कपड़ों को एक जगह पर रखा हुआ दिखाते हैं और साथ ही एक जगह पर एक कंधे की मसाज हो रही थी। और आधी रात में हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है। नामगोन क्लैन का चुनहो जहाँ पर आराम कर रहा था, वहाँ पर हमें चुनहो को दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था और वो अपने गुस्से को निकालने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि जरूर उस कमीने ने किसी तरीके की बेकार सी ट्रिक खेली होगी, अगर नहीं तो आखिर उसकी जैसे एक बेकार सा कमीना आखिर मुझे कैसे हरा सकता है। मैं ग्रेट नामगोन क्लैन का चुनहो हूँ। और ये कहकर वो जैसे फिर से अपने हाथ को जमीन पर पटकने वाला होता है, पर अचानक ही उसे एहसास होता है कि उसके कंधे पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से वो फिर से जमीन पर लेट जाता है। इसलिए वो यहाँ पर अपने एक आदमी माचियोल को आवाज देता है और जैसे ही वो वहाँ पर आ जाता है तो चुनहो वापस सही से बैठ जाता है और वो काफी ज्यादा खतरनाक सा लग रहा था। और वो उससे कहता है तो बताओ आखिर मुझे क्या करना चाहिए। वो गार्ड जो कि गू क्लैन का है वो हमारी उम्मीद से भी काफी ज्यादा पावरफुल निकला। हमें बिल्कुल भी ऐसा समय नहीं मिला कि हम उसे यहाँ पर खत्म कर सकें, पर न जाने किसी वजह की वजह से वो अपने गार्ड के बिना ही यहाँ पर घूम रहा है। तो माचियोल उससे कहता है कि यही हमारे पास एक मौका है। ये सुनने के बाद उसके चेहरे पर एक काफी ज्यादा क्रीपी सी स्माइल आ जाती है और वो उससे कहता है, इसलिए वो उससे कहता है कि माचियोल मैं हमेशा तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। मुझे पता है कि हर बार की तरह तुम मेरे लिए एक और अच्छी खबर लेकर आओगे। पर माचियोल उसे वार्न करते हुए कहता है कि यंग मास्टर, पर अभी भी वो गू क्लैन के मेंबर्स हैं, तो क्या सच में हमें कुछ ऐसा करना चाहिए। तो वो गुस्से में गाली देते हुए कहता है कि मेरे कंधे के बदले उस कमीने की जिंदगी यही एक अच्छी कीमत है, क्यों तुम्हें ऐसा नहीं लगता। और ये कहकर वो सच में काफी ज्यादा क्रीपी सी और बिल्कुल किसी विलेन की तरह
तरह स्माइल दे रहा था, जो कि किसी को भी गूज़बम्स दिलाने के लिए काफी है, जो कि सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। ये सुनकर मार्शियल उससे कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। जिसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर सियोल अपनी सोर्स सुप्रीम की एनर्जीज को रिलीज कर रही थी, जो कि काफी ज्यादा औसम है। और इसकी वजह से उस आदमी ने अपने कंधे को पूरी तरह खो दिया था, यानी मार्शियल ने अपने कंधे को खो दिया था। इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ दर्द में उससे कहता है कि आखिर आखिर तुम कौन हो। सियोल ये सुनने के बाद थोड़ा सा सोचती है, जिसके बाद वो उससे बड़े आराम से कहती है, मुझे नहीं लगता कि तुम इसके बारे में जानने की जरूरत है। पर मार्शियल उससे कहता है, पर आखिर तुम्हारे जैसा कोई यहाँ पर क्या कर रहा है। पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले एक एनर्जी उसके दूसरे कंधे को टच होती है, और उसका जो दूसरा कंधा होता है वो भी अपने हाथ के साथ नीचे गिर जाता है। इसकी वजह से वो फिर से किराना चालू कर देता है, और सियोल उससे कहती है, मैं किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं देने वाली, क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। और ये कहकर वो चुयन की तरफ देखकर आगे बढ़ना चालू करती है। मार्शियल ये देखने के बाद कि उसके यहाँ पर बचने का कोई भी चांस नहीं बचा है, इसलिए वो सोचता है कि मुझे जल्दी से यहाँ से भागने की जरूरत है। अगर ये उस लड़के को लेकर यहाँ से निकलती है तभी मेरे पास मौका होगा, बस यही एक मेरे पास मौका है, इसलिए मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसलिए वो जैसे तैसे करके खड़ा होता है और जल्दी से वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागना चालू कर देता है। और वो सोचता है कि बस मुझे कैसे भी कर सर्वाइव करते हुए अपने क्लैन के अंदर वापस पहुंचना है। और भागते भागते अचानक ही उसे किसी चीज का एहसास होता है, और वो सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस तरह की किसी राक्षसी जैसी मॉन्स्टर इस यहाँ पर हो सकती है। पर आखिर मेरा सिर जमीन के पास कैसे आ गया, आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। और उसे अपनी आंखों के सामने ही अपना जो शरीर होता है वो भागता हुआ दिखता है, और उसे पता चलता है कि उसका सिर यहाँ पर कट चुका था। उसे इस चीज का एहसास तक नहीं हुआ था। और सच में ये चीज काफी टेरिफाइंग है। सियोल ने यहाँ पर पलक झपकते ही एक आदमी को मार दिया था, जो कि एक टॉप रैंक का था, और उसे इस चीज का पता भी नहीं चलता कि आगे उसकी मौत कैसे हो गई। सच में ये काफी ज्यादा कमाल की चीज है। जिसके बाद सियोल आगे कहती है कि मैं अपनी पहले जिंदगी में इस बॉडी को वापस छोड़कर आना चाहती थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये डिसाइड ही नहीं कर पाई, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना। चलो अब यहाँ से वापस चलते हैं। पर मुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं एक काफी ज्यादा बड़ी सेल्फिश इंसान हूँ, पर क्या मैं बस थोड़े और समय के लिए ऐसे ही नहीं रह सकती, बस थोड़े और कुछ समय के लिए। और ये कहते हुए वो जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाती है, तभी एक आवाज आती है कि ये मेरा शरीर है। इसकी वजह से वो यहीं पर रुक गई थी, और वो कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, अभी के लिए भी ये सारी चीजें तुम्हें बिलोंग करती हैं। और वो एनर्जी उस शरीर को छोड़ना चालू करती है, और पता चलता है कि जो ये एनर्जी होती है अभी जो सियोल यहाँ पर इस्तेमाल कर रही थी वो व्हाइट स्नेक की थी। वो फिर से वहाँ पर आना चालू हो जाता है, और उससे कहता है कि तुम यहाँ से जा रही हो। वो कहते हैं कि मुझे जाकर आराम करना होगा, क्योंकि मैंने इस बच्चे की बॉडी के साथ कुछ ज्यादा ही कर दिया है। व्हाइट सरपेंट कहती है कि तुम्हें पता है ना कि आखिर तुम किस तरीके की बीन हो, इसलिए तुम्हारे लिए ये सफर काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ, थोड़ा सा, पर अब मैं इस चीज के लिए पूरी तरह से अवेयर हूँ। जिसके बाद जो व्हाइट स्नेक होता है वो वहाँ से डिसअपियर हो जाता है, और कहता है, और साथ ही वहाँ से गायब होते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे रास्ते के लिए तुम्हें ब्लेसिंग देती हूँ। जिसके बाद जो सियोल होती है वो फिर से अपने पुराने स्टेट के अंदर जाना चालू कर देती है, और कहती है, अगर सच में मेरे पास अपनी एक अपॉर्चुनिटी होती तो मैं तुमसे फिर से मिलना चाहती चुयन। और ये कहकर वो यहाँ पर खुश हो गई थी। जिसके बाद वो फिर से अपने पुराने स्टेट के अंदर आ जाती है, और अब वो दोनों ही थे जो कि यहाँ पर बैठे हुए थे। जिसके बाद हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है कि जब चुयन की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को उस केव से बाहर देखता है, और वो खुले आसमान के अंदर था। और उसको देखकर खुश हो जाती है, और कहती है कि एक मास्टर, आप उठ गए। चुयन अपने आप को वहाँ से बाहर देखकर काफी हैरान होता है, और वो उठकर आसपास देख रहा था, और वो कहता है कि आखिर मैं कहाँ हूँ। और उसे एहसास होता है कि जो सीक्रेट चेम्बर था वो उसके बाहर आ चुका है। पर चुयन अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था, और वो आसपास देखते हुए सियोल से पूछता है कि आखिर आखिर वहाँ पर क्या हुआ था। चुयन उन सभी चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था, और हर एक चीज को मिला रहा था कि सबसे पहले उसने वो व्हाइट मेपल ट्री को ढूंढा था, जिसके बाद उनको एक ऐसी एम्प्टी जगह मिली थी जहाँ पर ट्रेजर हो सकता था। पर अचानक ही उन लोगों के सामने काफी ज्यादा बड़ा व्हाइट स्नेक आ गया था। जिसके बाद चुयन ने अजीब तरीके की स्ट्रेंज और कुछ छुआ था, जो कि उस स्नेक ने उसको दिया था, जो कि अचानक ही उसके शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होना चालू हो गया था। और पता चलता है कि चुयन ये सारी की सारी बात सियोल को समझाने की कोशिश कर रहा था, पर वो फिर से यहाँ पर डम बनने की कोशिश करते हुए कहती कि एक सांप, और क्या आप यहाँ पर कोई सपना देख रहे थे। ये सुनकर वो कहता है कि आखिर तुम मुझसे यहाँ पर क्या कह रहे हो, कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी याद नहीं है। सियोल कहती है कि सियोल को कुछ भी याद नहीं है। तो चुयन उससे कहता है कि मुझसे झूठ बोलना बंद करो। पर सियोल चिल्लाते हुए कहती कि आखिर सियोल इस चीज के ऊपर यकीन कैसे कर सकती है कि सियोल ने व्हाइट मेपल ट्री को ढूंढा था, जिसके बाद उसने एक काफी ज्यादा बड़े सांप से बात करी, और जहाँ से आपको एक और मिला था। आखिर इसके ऊपर कौन यकीन करेगा। वो कहता है कि केवल एक ही बार के लिए, पर आखिर तुम इतने ज्यादा लॉजिकल रीजंस के बारे में क्यों सोच रही हो। चुयन उससे पूछता है कि आखिर हमें यहाँ पर कौन लेकर आया। तो सियोल यहाँ पर उससे कहती है कि मुझे नहीं पता, मेरी भी आंख यहीं पर खुली थी। जिसके बाद अचानक ही चुयन को यहाँ पर काफी ज्यादा जोर से दर्द होना चालू हो जाता है। ये देखकर सियोल उससे कहती है कि मास्टर आखिर क्या हुआ। पर चुयन उससे कहता है कि ठीक है, ये मेरा कोर है, तो बस तुम थोड़ा सा दूर रहो। वो उससे कहती है कि आपको काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। पर चुयन इस चीज को महसूस करता है कि जो उसका कोर है उसके अंदर एक अजीब तरीके की एनर्जी है, इसलिए वो वहाँ पर कल्टीवेट करना चालू करता है, और वो कल्टीवेट करते हुए उस एनर्जी को महसूस करता है। और चुयन कहता है कि जैसा कि मुझे लगा था कि मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी का जो अमाउंट है वो पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है, जब से मेरी बॉडी ने उस और को यहाँ पर एब्जॉर्ब किया था। और ये इतनी ज्यादा एनर्जी है, इसकी वजह से मैं काफी ज्यादा आसानी से 4 स्टार तक पहुंच सकता हूँ। इसका तो यही मतलब है कि जो मेरे मेमोरीज के अंदर हुआ था वो बिल्कुल भी गलत नहीं था। पर क्या
क्या जो स्नेक था उसने हमें यहाँ पे पहुंचाया। उसके बाद सियोल की जो मेमोरीज थी सबको गायब कर दिया, क्योंकि अभी के लिए यही चीज है जो कि सबसे ज्यादा सेंस बनाती है। सियोल का होता था घबराते हुए उससे कहती कि अगर अभी पेट दर्द कर रहा है तो हम लोग जल्दी से यहाँ से वापस चलते हैं। वो कहता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, पर अगर हम लोग और भी ज्यादा लंबा समय लगाते हैं तो मोयोन हमारे ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा करेगा। जिसके बाद चुयन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सियोल के सामने आकर बैठ जाता है और वो उससे कहता है कि आगे मेरी पीठ पे बैठ जाओ। ये सुनने के बाद वो कहती है कि क्यों। वो कहता है कि हम चलते हुए जाते हैं तो हमें 2 घंटे लगेंगे, इसलिए यही अच्छा होगा कि मैं तुम्हें कैरी करके भागूं। तो ये सुनकर वो शर्माते हुए और रोते हुए से कहती है कि कल सियोल ने काफी ज्यादा खा लिया था। पर वो गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम आ रही हो या फिर नहीं। सियोल थोड़ी सी घबरा रही थी, पर वो आगे उससे कहती है मुझे लगता है कि मुझे करना ही होगा। जिसके बाद सियोल उसकी पीठ पर चढ़ जाती है और उससे कहती है सियोल ज्यादा भारी तो नहीं है ना। तो वो उससे कहता है कि तुम इतनी हल्की भी नहीं हो, ये तो पूरी तरह से पक्का है। जिसके बाद चुयन आगे बढ़ना चालू करता है और फ्लेम व्हील आर्ट को, जो उसके अब 3rd स्टेज पर पहुंच चुका था, उसको महसूस करता है और उसकी बॉडी के अंदर जैसे ये ओवरफ्लोइंग एनर्जी महसूस होती है वो चीज को काफी ज्यादा आसानी से कर लेता है। और जैसे वो एक जोरदार जंप लगाता है, सच में ये काफी ज्यादा कमाल की जंप होती है, क्योंकि उसकी जो एनर्जी थी वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो बड़े ही आसानी से काफी ज्यादा तेजी से जंप लगाते हुए आगे बढ़ रहा था। और वो कहता है कि जो मेरी बॉडी मुझे पहले काफी ज्यादा हैवी महसूस होती थी, अब वो बिल्कुल किसी फेदर की तरह हल्की महसूस होने लगी है। और वो पहाड़ों पर जंप करते हुए काफी ज्यादा तेजी से अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ रहा था। और उनके सामने जो सूरज उगता है ये देख उन दोनों के चेहरे पर काफी ज्यादा खुशी आ जाती है और वो इस चीज काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। पर दूसरी तरफ जो मोयोन होता है उसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी। वो काफी ज्यादा गुस्से में अपने नाखून चबाने में लगा हुआ था। वो कहता है कि एक दिन पूरा हो चुका है पर यंग मास्टर को पता नहीं चल रहा और क्या वो ठीक होंगे। उनके लिए अच्छा होना ही जरूरी है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी गर्दन तो समझ सकते हो ना। पर तभी मोयोन को एक आवाज आती है कि अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, अब नीचे उतर जाओ। साथ ही चुयन जो होता है वो मोयोन से कहता है कि आखिर तुम सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो। मोयोन ये देख कर काफी हैरान हो जाता है और काफी ज्यादा बुरी सी शक्ल बनाते हुए कहता है कि यंग मास्टर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप पूरे दिन से यहाँ पर गायब थे और आपने मुझे एक शब्द तक नहीं बोला। ये देखने के बाद चुयन उससे माफी मांगता है, पर वो आगे कहता है मुझे लगता है कि तुम तो इस चीज के ऊपर फोकस कर रहे होगे ना कि ना मैं काफी ज्यादा सेफली यहाँ पर वापस आ जाऊँ। तो वो उससे कहता है कि जी मैं सच में इस चीज की काफी ज्यादा चिंता कर रहा था कि कहीं आपको कहीं कुछ होना गया हो। जिसके बाद वो रोते हुए चुयन से कहता है कि आखिर आप कहाँ पर गए हुए थे। तो सियोल उसे बताना चालू करते हैं कि हम लोग एक स्नेक से मिले थे। पर तभी चुयन उसके मुंह पर हाथ रख देता है और वो उससे कहता है कि वो सच में फिर से पागल हो गई है, बस हम लोग सुबह सुबह की वॉक के लिए निकले हुए थे। पर वही मोयोन चुयन को देख महसूस कर लेता है और कहता है कि आखिर आपके साथ क्या हुआ है। चुयन उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है कि बस मैं थोड़ी बहुत रनिंग करने के लिए गया था, कुछ और नहीं। साथ ही वो सोचता है कि इसने ये काफी ज्यादा जल्दी नोटिस कर लिया, ये सच में एक फर्स्ट रेट का एक एज्ड पीक मास्टर है। जिसके बाद चुयन आगे कहता है पर आखिर मैं 2 लोगों की और प्रेजेंस को क्यों महसूस कर पा रहा हूँ। तो जो मोयोन उससे कहता है कि हाँ, और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर 2 लोग थे जो कि खाना खाने में लगे हुए थे और वो कोई और नहीं बीए और सोयोल थी जो कि यहाँ पर बैठ कर बड़े ही आराम से नाश्ता करने में लगे हुए थे। अब जैसे ही वो दोनों वहाँ पर चुयन को देखते हैं तो जो सोयोल होती है उसके जो हाथ का खाना होता है वो तक यहाँ पर नीचे गिर जाता है। चुयन सोयोल से कहता है कि आखिर आप मेरा यहाँ पर वेट कर रही थी। और साथ ही वो बीए से कहता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस नहीं किया था कि तुम मुझे परेशान नहीं करोगी। तो सोयोल काफी ज्यादा हड़बड़ाते हुए शर्माते हुए उससे कहती है कि असल में मैं सच में यहाँ पर तुम्हारा कोई खास वेट नहीं कर रही थी। और जो बीए होती है वो खाते हुए कहती है कि असल में मैं यहाँ पर तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आई हूँ। और उन दोनों की बातें सुनने के बाद चुयन अपने सिर पकड़ लेता है और उन लोगों से कहता है अगर ऐसा है तो तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। बीए उससे कहती है कि क्योंकि मैंने तुमसे गुड बाय नहीं कहा था। और सोयोल उससे कहती है कि मैं भी तुम्हें यहाँ पर अपना फेयरवेल देने के लिए आई हुई थी। चुयन उससे कहता है कि नामगोन क्लैन का जो हायर है वो भी यहाँ पर आया हुआ है। साथ ही वो सोचता है कि उसकी वजह से काफी ज्यादा बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है, पर वो उससे कहती है कि नहीं, वो यहाँ पर नहीं आया। बीए उससे कहती है कि मैंने चुयन से कहा था कि मैं तुमसे मिलने के लिए जा रही हूँ, तो उसने मुझसे कहा था कि वैसे भी अब वो वापस कभी नहीं आने वाला। पर वो कहता है कि आखिर इस सब का मतलब क्या था। पर अचानक बीए हाथ उठाते हुए उससे कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि क्या हुआ। तो वो पॉइंट करते हुए चुयन से कहती है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। ये सुनकर वो भी काफी सरप्राइज था कि इसने भी यहाँ पर उसको नोटिस कर लिया है, पर वो उससे कुछ कह ही नहीं पाता। इस वजह से वो काफी ज्यादा हिचकिचा रहा था। इसलिए वो उससे कहती है अगर ऐसा है तो क्यों न हम लोग एक दूसरे से लड़ाई करें। और वो यहाँ पर अपनी स्टैटिक एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करना चालू कर देती है। पर तभी चुयन यहाँ पर एक्टिंग करना चालू कर देता है और कहता है मुझे लगता है कि मैं सुबह सुबह की काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से अब यहाँ पर चक्कर खाकर गिर जाऊंगा। पर मोयोन शुरुआत में समझ नहीं पाता कि आखिर चुयन यहाँ पे ये क्यों कह रहा है। पर जैसे वो घूर कर मोयोन को देखता है तब वो समझ जाता है, इसलिए वो उन दोनों को वहाँ से भगा देता है और कहता है कि मुझे माफ करना कि आप दोनों को यहाँ से जाना होगा, पर यंग मास्टर को काफी ज्यादा आराम करने की जरूरत है। और ये कहकर वो दोनों को ही बाहर निकाल देता है। सोयोल उससे कहती है कि रुको रुको, आखिरी चीज तो रह गई है, ये अगले साल का टैंग वेपन एग्जीबिशन है, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम आना चाहते हो या फिर नहीं। और ये कहकर वो उसे वो इन्विटेशन दे देती है। चुयन ये देकर कहता है कि बिल्कुल मैं आ जाऊंगा, पर मन ही मन में कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, अगली बार तो मैं बिल्कुल भी नहीं आने वाला। जिसके बाद वो शर्माते हुए चुयन से कहती है कि मैं बस ये चाहती हूँ कि जो हमारी फैमिली है उनके जो टर्म्स है वो काफी ज्यादा अच्छे रहें, इसलिए इसको कोई गलत तरीके से लेने की कोशिश मत करना। पर वो उसके मुंह पर ही गेट को लगा देता
बोलता है, जिसके बाद उसकी टोन पूरी तरह से बदल जाती है और वो कहती है कि मैं उस बदसूरत से इंसान की काफी ज्यादा चिंता कर रही थी, पर मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से ठीक है। बीए ये सुनकर कहती है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जिसके बाद सोयो शर्माते हुए बीए की तरफ देखती है, जो कि वो देखती कि वो काफी ज्यादा खुश और शर्मा रही थी, और ये देख उसके दिमाग में आता है कि शायद ये भी उसको काफी ज्यादा पसंद ना करती हो। इसलिए वो बीए से कहती है कि मैं तुमसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्या तुम गू के हायर को काफी ज्यादा पसंद करती हो। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर रूम में सियोल पागलों की तरह चिल्लाई जा रही थी और वो बस इधर उधर घूमती रहती है। चुयन ये देखकर कहता है कि जो समर्स है वो पूरी तरह खत्म होने वाले हैं, और देखो आखिर गर्मी किस तरीके तुम्हारे सिर पर चढ़ी हुई है। साथ ही वो इसके अलावा उससे पूछता है कि आखिर ये चोसियोल क्या है। तो योसियोल बताती है कि असल में एक ऐसा हॉलीडे है जहाँ पर जो हमारे रीडर्स रहते हैं वहाँ से है, और हनी तुम्हें बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करेगी सियोल, जैसा कि तुम बिल्कुल हमेशा से वैसी हो। इसलिए चुयन उससे कहता है कि आखिर हम लोग ऐसे किसी हॉलीडे को सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता ही ना हो। इसलिए बस जाकर हनी कुकी खाओ और इस चीज को एंजॉय करो। पर तभी भी सियोल से कहती है कि यहाँ पर एक और तरीका है जिससे ये चीज मुमकिन हो सकती है। खुले आसमान में आकर चांद से इस चीज की दुआ मांगो, जिसके बाद चांद उस इच्छा को पूरा कर देगा। जिसके बाद सीन फिर से वहीं पर आ जाता है जहाँ पर सोयोल ने बीए से पूछा था कि तुम गूक के हायर को लाइक करती हो। ये सुनकर वो थोड़ी सी कंफ्यूज थी। जिसके बाद वो उससे कहती है, आखिर तुम्हारा लाइक करने से क्या मतलब है, आखिर तुम ये क्या कहना चाहती हो, किस तरीके से लाइक करते हैं। मेरा मतलब किसी ऐसे इंसान को पसंद करना। और वो ये कहने में काफी ज्यादा शर्मा रही थी, इसलिए वो उससे कहती कि छोड़ो। और बीए ये सुनकर कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसे मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ पर क्या कहना चाहती थी। जिसके बाद बीए सोयोल से पूछती है कि आखिर तुम्हारे इन्विटेशन का क्या मतलब था। वो उससे कहती है कि असल में जो इन्विटेशन मैं तुम्हें देना चाहती थी वो मैंने गूकलैंड के हायर को दे दी है, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना। मुझे लगता है कि मुझे 2 इन्विटेशन को तैयार कर लेके आना चाहिए था, पर मैं बस उससे काफी ज्यादा क्लोज होना चाहती थी। बीए उससे कहती है कि ठीक है, तुमने काफी अच्छा काम किया। और वो उसके इंटेंशन को समझते हुए उससे कहती है कि सच में तुम काफी ज्यादा अच्छी हो। इसलिए वो आगे भागते हुए कहती कि मैं इस चीज को श्योर करूंगी कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा पॉइजन सर्व करूं, इसलिए मैं अब यहाँ से चलती हूँ। और ये कहकर वो आगे भागना चालू कर देती है, पर अचानक ही उसके अंदर से जो जलन और घिन की महक होती है वो रिलीज होना चालू होती है, और भी इस चीज को सेंस कर लेती है, जिसकी वजह से जो उसके एक्सप्रेशंस होते हैं वो काफी ज्यादा हिलेरियस होते हैं। पर फिर वो अपने आप को संभालते हुए कहती है कि ठीक है, मैं इस चीज को समझ सकती हूँ, मैं इस चीज को हैंडल कर सकती हूँ। जिसके बाद वो चुयन के बारे में सोचते हुए शर्माना चालू कर देती है और कहती है कि मैं सोचती हूँ कि मैं तुमसे जल्दी फिर से मिलूंगी। जिसके बाद अब हमें नामगोन क्लैन का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर जो चुनहो था वो अपने फादर के सामने बैठा हुआ था, जो कि उससे कहते हैं कि मैंने बस तुमसे इतना ही कहा था कि जाकर अपनी बहन का ख्याल रखना, और जाकर तुमने अपने गार्ड को वहाँ पर खो दिया। सच में आखिर तुम कब बड़े होगे, ये कितने ज्यादा इमेच्योर है। चुनहो को ये देखकर काफी गुस्सा आ रहा था और वो बस यही सोच रहा था कि आखिर मचैन के साथ क्या हुआ होगा, आखिर वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। इसका तो यही मतलब है कि वो वहाँ पर मारा जा चुका है, या फिर ऐसा तो नहीं कि उसने ही उसे मार दिया हो। पर ये चीज तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो मेरा लड़का था वो मार्शल आर्टिस्ट में टॉप रैंक पर था, तो आखिर वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। वो अपने ख्यालों में खोया ही हुआ था। पर तभी उसके फादर उसे आवाज देते हैं, तो वो उससे कहता है कि हाँ फादर। पर तभी उसके जो फादर होते हैं वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाते हैं, और उसे एक काफी ज्यादा इंटेंस प्रेशर महसूस होता है, और उसे अपने ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल इंटेंस प्रेशर महसूस होता है। और वो आगे कहते हैं कि तुमसे सच में काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। क्या तुम्हें इस चीज के बारे में पता है कि केवल इतना ही नहीं कि तुम बिना किसी नाम वाले बच्चे के साथ यहाँ पर हार गए, और न ही इसकी वजह से कि एक फैक्ट है कि तुमने अपने क्लिंग स्ट्रेंग्थ को मैच के समय पर एक स्पा करते समय इस्तेमाल किया था, पर इसकी वजह से कि ये एक फैक्ट है कि तुमने ये सब करने के बाद सही तरीके से खुद इस चीज को क्लियर ही नहीं कर पाए। पर मैं तुम्हारे ऊपर किसी तरीके का फॉल्ट नहीं डालूंगा, पर अब तुम्हें अपने आप को पूरी तरह से जेड गोल्डन गैलरी के अंदर जो सोलिटरी ट्रेनिंग है पूरी तरह से अपने आप को झोंक देना है। ये सुनने के बाद चुनहो काफी गुस्से के साथ कहता है कि ठीक है, मैं इस चीज को समझ गया। जिसके बाद वो आगे कहता है कि सबके बाद मैं गूकलैंड के लड़के को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनने के बाद उसके फादर कहते हैं कि गूकलैंड, अगर ऐसा है तो तुम इस इंसिडेंट के बारे में पूरी तरह से भूल जाओ। चुनहो ये सुनने के बाद काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, और वो अपने फादर से कहता है कि फादर आखिर आपके सबसे मतलब क्या है। पर वो जैसे घूर कर देखते हैं तो वो अपनी जगह पर पूरी शांत हो जाता है। जिसके बाद जो उसके फादर होते हैं वो वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि जब तुम क्लैन हेड बन जाओगे तो तब तुम इस चीज के बारे में समझ में आ जाएगा। उससे पहले गूकलैन को टच करने की कोशिश भी मत करना। इसके बजाय तो हम लोगों को उनकी एक फैमिली बनने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है, पर अचानक ही उसने जो यहाँ पर अपने फादर की मुझे सुना था उस चीज के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके फादर 2 फैमिलीज को एक करने के बारे में सोच रहे हैं। और चुयन को भी अब इस सब के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो कहता है कि आखिर आपने क्या कहा। सेकंड एल्डर उससे कहते हैं कि तुमने इसके बारे में सुना नहीं कि तुम्हारा मैरिज पार्टनर अरेंज हो गया है। चुयन कहता है कि मैं पहले से ही काफी ज्यादा थका हुआ हूँ, क्योंकि मैं शिनचुयन से आया हूँ और अब मेरा फियांसे, क्या मुझसे कोई मजाक कर रहे हैं कि अभी अभी हम लोगों ने हमारे मैरिज एग्रीमेंट को पेंग क्लैन के साथ नहीं तोड़ा था। सेकंड एल्डर उससे कहते हैं कि हाँ, और मैंने ये भी सुना था कि ये सब इसी वजह से हुआ था क्योंकि तुमने वहाँ पर जाकर भसड़ मचा दी थी। तो चुयन उससे कहता है अगर एक ऐसा इंसान जिसने पूरी तरह भसड़ मचा दी थी आखिर अचानक ही उसे कोई दूसरा फियांसे कैसे मिल सकता है। सेकंड एल्डर उससे कहते हैं कि तुम अपनी सारी जिंदगी केवल अकेले ही रहना चाहते हो। तो वो उनसे कहता है कि आखिर ये कॉन्वर्सेशन उस तरफ क्यों जा रही है। सेकंड एल्डर उससे कहते हैं अगर ऐसा नहीं है तो बस ऐसा कर लो, इस बूढ़े आदमी ने तुम्हारे कनेक्शन बना
कर रखे हुए हैं। पर सियोल रोते हुए उससे कहती है कि यंग मास्टर, क्या जल्दी आपकी फिर से सगाई होने वाली है? ये सुनकर वो कहता है कि तुम्हें सच में इसके ऊपर यकीन है? ये एक ऐसा बूढ़ा इंसान है जो कि हमेशा हमारे साथ मजाक करता रहता है। पर वो सोचती है कि ये फियांसे या फिर जो सगाई है वो किसी तरीके का खाना है। पर मोयोन उससे कहता है कि यंग मास्टर, इस चीज के ऊपर भरोसा करिए क्योंकि ये यहाँ पर सच कह रहे हैं। ये सुनने के बाद वो और ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हारा सच से क्या मतलब है? तो वो बताता है कि जब मैं शिनचियन की रिपोर्ट देने के लिए वहाँ पर आ रहा था तब गुक्लैन के बाकी सभी लोगों को इसके बारे में पहले से ही पता चल गया था कि आपकी जो न्यू फियांसे है उसके बारे में। ये सुनकर वो हैरान था और कहता है कि मेरे बारे में अफवाहें फैली हुई और मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। तो ये देख चुयन सोचता है कि आखिर मैंने पैन क्लैन के साथ क्या कर लिया था। पर वो क्लैन जरूर मेरे बारे में जितने बैड रूमर्स है जल्द ही उसके बारे में सुन लेगी। पर जो क्लैन है जरूर उन लोगों ने मेरे बैड रूमर्स के बारे में सुना होगा। पर क्या उसके बाद भी वो अपने बच्चे के साथ मेरी सगाई करवाना चाहते हैं? पर आगे ऐसा पागल क्लैन कौन हो सकता है जिसकी सगाई मुझसे हो सकती है? इसलिए वो सेकंड एल्डर से इसके बारे में पूछता है कि आखिर कौन से क्लैन में मेरी सगाई होने वाली है। ये तो मेरे लिए काफी जरूरी है ना कि मुझे पता होना चाहिए। सेकंड एल्डर कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद वो कहता है कि नाम, क्या आप मुझसे नाम कौन क्लैन के बारे में कह रहे हैं? और वो दोनों ही ये नाम एक साथ बोलते हैं, बिंगो। सेकंड एल्डर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता था। चुयन कहता है पर अचानक नामगोन क्लैन अपने बच्चे की सगाई यहाँ पर क्यों करवाना चाहते हैं? और वो सोचता है कि जरूर उनकी किसी लड़की के साथ वो सोचते होंगे कि मेरी उनके साथ सगाई हो जाए। पर तभी उसके दिमाग में एक चीज आती है और वो कहती है पर नामगोन क्लैन के अंदर तो केवल एक ही लड़की है ना? तो सेकंड एल्डर उससे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, और तुम टैंक वेपन एग्जीबिशन में उससे मिल भी चुके हो। ये सुनने के बाद चुयंग पूरे चुप हो जाता है, जिसके बाद वो काफी हैरान होते हुए कहता है कि अच्छा, और हमें बीए का सीन दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा शर्मा रही थी क्योंकि वही तो है जो कि चुयन की वाइफू बनने वाली है, क्योंकि अब हमारे चुयन की शादी होने वाली है।